वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ स्थिर वेदित विभव एवं धारिता का एक बेहतरीन लेक्चर लेके। ये जो लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले 4 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण डेरिवेशन भी होगी और एक बड़ी डेरिवेशन भी है, लेकिन हम इसे बहुत ही इजी वे में और आसान तरीके से समझने वाले हैं। इसीलिए पूरी क्लास को आराम से देखना। बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास को। तो स्टार्ट नाउ। क्या है द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव? तो सबसे पहले तो हमें ऐसा याद नहीं रहता कि कौन सी डेरिवेशन स्टार्ट कैसे करें, तो हम शुरुआत भी इसी प्रकार करेंगे ताकि हमें डेरिवेशन को रटना नहीं पड़े कि ये इस डेरिवेशन की शुरुआत कैसे होगी, इस डेरिवेशन की शुरुआत कैसे होगी। मैं बताता हूं कि आपको दे रखा है द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो सबसे पहले द्विध्रुव दे रखा है तो हम द्विध्रुव ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर द्विध्रुव बना लिया। द्विध्रुव तो आपने पढ़ रखा है, पढ़ाया था, मैंने पढ़ा था क्या? सबने क्लास ले ली थी क्या? माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश जिनके मध्य की दूरी 12 है। सबसे पहले हमने द्विध्रुव बना लिया। द्विध्रुव बनाने के बाद एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर आपको विद्युत जो विभव है इसकी गणना करनी है। अब इस P बिंदु की दूरियां कैसे नापेंगे? तो ये जो द्विध्रुव है ना हमारा, इसके सेंटर से, इसका सेंटर O है, नाम दे दिया हमने O। इस द्विध्रुव के केंद्र से ये P बिंदु है, कितनी दूरी पर है? तो R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। इस P बिंदु पर हमें निकालना है विद्युत विभव। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण इस P बिंदु पर विभव की गणना कर लेंगे, और उसके बाद में माइनस क्यू आवेश है इसके कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कर लेंगे। उसके बाद में हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? P बिंदु पर विभव आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि इस आवेश के कारण P बिंदु पर विभव की गणना करेंगे तो विभव का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? V इक्वल टू KQ/R, यही पढ़ा था ना। तो R दूरी होती है, हमें इस आवेश से P बिंदु तक की दूरी तो पता ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R1 है। ये लंबवत नहीं है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। आपको ऐसा लगे ना लंबवत, तो मैं थोड़ा सा ये थीटा कोण पर झुका हुआ है तो इसको भी आगे बढ़ाकर और मैं थीटा कोण की तरह झुका देते हैं। देखो ये लंबवत नहीं लग रहा ना, ये लंबवत नहीं है। ये जो दूरी है वह R1 दूरी है इस P बिंदु तक प्लस क्यू आवेश से। हमने मान ली ये दूरी, ठीक है ना, मानी है हमने। हमें पता नहीं था ये दूरी है कितनी, हमने मान लिया कि ये R1 दूरी है। ऐसे ही देखो, माइनस क्यू आवेश से P बिंदु पर विभव की गणना करेंगे हम, तो हमें यहां से यहां तक की दूरी तो पता होनी चाहिए ना। तो इसके लिए दूरी क्या मान लेते हैं? तो हमने मान ली कि ये जो दूरी है वह दूरी है R2, ठीक है। अब हमें R1 और R2 की गणना करनी होगी। गणना कैसे करेंगे वो हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमने इतना डायग्राम बनाया ना उसी के अनुसार थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं थ्योरी लिख देता हूं। चित्रानुसार एक द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव पर क्या है? एक प्लस क्यू आवेश है तथा माइनस क्यू आवेश है। द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्या है?
आवेश प्लस माइनस q है तथा इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, तो 12 है तथा उनके मध्य की दूरी 12 है। अब हमें करना क्या है, तो द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। तो यही लिख देंगे कि द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। इस द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर P बिंदु है और इस P बिंदु पर हमें द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। यही लिखा है हमने सब कुछ। अब क्या लिखोगे, यह द्विध्रुव के साथ कितना कोण बनाता है, देखो थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण द्विध्रुव के अक्ष के साथ लिखो इस प्रकार, द्विध्रुव के अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। अब हमने क्या किया, हमने जो डायग्राम बनाया उसमें जो जो हमने लिखा वह का वही छोरी के अंदर नोट कर दिया, कोई रटना नहीं पड़ा। अब हमें विभव की गणना निकालनी है, तो V क्या होगा, इस प्लस q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव तथा माइनस q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव दोनों का आप योग कर दो, तब कुल विभव आ जाएगा ना P बिंदु पर। इसी है। अब देखो विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, V का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, KQ/R। यही फॉर्मूला हम यहां पर लिख देते हैं, V इक्वल टू K, सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु तक जो विभव है वो ज्ञात करते हैं। K तो प्लस Q है तो Q अपोन दूरी कितनी है, R1 दूरी है ना, तो R1 लिख दो प्लस V2 के लिए K, अब Q की जगह माइनस Q लेना है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये विभव है। कूलाम का नियम पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, तब हम माइनस Q स्थान पर प्लस Q ले रहे थे क्योंकि वहां पर आवेश का परिमाण लेते हैं। यहां पर क्या लेना आपको, माइनस Q आवेश है तो माइनस Q आवेश ही लेना है विभव में। तो KQ अपोन माइनस Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी कितनी है, R2 दूरी है ना, तो R2 लिख दी। दोनों में K कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया कॉमन, और Q भी कॉमन है तो Q को भी बाहर ले लेते हैं। KQ आ गया बाहर 1/R1 माइनस 1/R2। क्या आपको यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई? इसे हम समीकरण दे देते हैं 1। अब देखो यदि हमारे पास R1 और R2 के मान आ जाए और फिर हम इसमें मान रखकर सोल्व कर देंगे तो हमारा द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव आ जाएगा। अब R1 और R2 की गणना कैसे करेंगे वो आपको थोड़ा ध्यान देकर समझना होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको जिस हिसाब से आराम से समझाऊंगा वो आप इजी वे में समझ जाओगे। कैसे, धीरे धीरे बिल्कुल आसानी से समझो। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं R1 की गणना।
R1 की गणना, R1 की गणना करते हैं। तो R1 की गणना करने के लिए देखो कि बिंदु है कहां R1। R1 दूरी यही है ना, यही है जो प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर भी नाम दे देते हैं A B, और ये P है ही, O हमने दे रखा है पहले। सबसे पहले जो B बिंदु है ना, इससे इस पर लंब डालते हैं। ये लो मैंने लंब डाल दिया, लंब डाला है और इसको निर्देशांक दे देते हैं C बिंदु दे देते हैं, ठीक है ना। जो लंब डाला है वहां पर जो पॉइंट है उसे C नाम दे दिया। अब देखो ये लंब डाला है, इसका मतलब है कि लंब डाला है हमने तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दूरी है ना वो निकाल लेते हैं। तो ये दूरी कैसे निकालें, ये पूरी दूरी तो हमें पता है कि R है, पूरी दूरी है ये R, ये क्या है, कंप्लीट दूरी है R। हमें ये दूरी निकाल ले, ये दूरी निकालनी है और ये तीनों की तीनों दूरियां निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इतने से ट्राइंगल को बाहर निकाल लेता हूं, ताकि क्या होगा कि एक ही डायग्राम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले मैं ये जो डायग्राम है ना, ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इतना सा ट्राइंगल ले रहे हैं O B और C। इस ट्राइंगल को है जैसे जैसे बाहर निकाल कर हम गणना कर लेते हैं, BC का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो डायग्राम है आपका ट्राइंगल हो रहा है ना, समकोण त्रिभुज है ये, इसको बाहर निकाल रहा हूं। ये देखो ये कुछ इस प्रकार है ना, इस प्रकार यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर C B और O, अब ये पूरी 12 है। मैंने क्या बताया था कि हम ये जो बिंदु ले रहे हैं ना O, जो द्विध्रुव का केंद्र है, इसका मतलब ये भी दूरी कितनी है L, और ये भी दूरी कितनी है L। L L हो गई ना, तो इस ट्राइंगल में ये दूरी कितनी हो गई, L हो गई। तो यहां पर लिख दिया L। अब देखो हमें ये निकल जाए और ये निकल जाएगा, तो हम ये दूरी भी निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाले, सबसे पहले हमारा यही टारगेट है कि BC निकाल ले, कैसे भी करके BC कैसे निकाले। तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू, याद करो लाल बट्टा कक्का का फॉर्मूला पढ़ा था, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है L, अपूर्ण कर्ण क्या है, कर्ण कौन सा हो जाएगा, सॉरी देखो लंब हो जाएगा आपका BC। यहां पर थीटा है ना, देखो यहां पर थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो थीटा के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब बटा, लंब बटा कर्ण होता है। कर्ण कौन सा होता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले लंब बटा कर्ण, तो BC को माना जाएगा L साइन थीटा। हमारे पास BC का मान आ गया, ये ना यहां से यहां तक, ये आ गया आपका L साइन थीटा। कितना आ गया, L साइन थीटा। अब आगे आती है बात की हम OC कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें तो ये तीनों के तीनों निकालने हैं, जो लंब डाला है वो भी निकालना है और OC भी निकालना है और CP भी, तीनों की तीनों दूरियां निकालनी है हमने, एक तो निकालनी। ये दूरी कैसे निकालें, तो इसके लिए हमने जैसे साइन थीटा लगाया है ऐसे ही लगा देंगे कोस थीटा। तो लिख दो यहां पर कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा याद करो लाल बटा कक्का, लिख देता हूं मैं यहां पर लाल अपॉन कक्का, ये होता है साइन कोस और टेन। तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसमें देखो आधार क्या है, आप बताओ,
थीटा के सामने की भुजा ये तो लंब हो गई, समकोण के सामने की भुजा ये हो गई कर्ण, तो बचा क्या, ओसी आधार बचा ना, तो ये हो गया आधार, अपोन में क्या, अपोन में रह जाएगा कर्ण, कर्ण आपको पता है एल है। कैसे, एक बार फिर से समझ लो, आराम से समझो, लेकिन समझ में पूरी डेरिवेशन आनी चाहिए आपको। देखो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार क्या होगा, समकोण के सामने की भुजा तो कर्ण होती है, इसका मतलब ये तो कर्ण है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब है, आधार क्या रहा, ओसी रहा, तो ये रह गया आधार ओसी, अपोन कर्ण क्या है, तो समकोण के सामने की भुजा एल हो गई कर्ण, मैंने लिख दिया ओसी अपोन एल। ओसी का मान किससे निकालेंगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको क्लियरिटी के साथ दिखाई दे, ओसी, ओसी इक्वल टू देखो एल कोस थीटा, एल कोस थीटा, क्या आपको साइन थीटा बीसी का और ओसी का मान पता चल गया ना, बीसी का और ओसी का मान चल गया पता। अब देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, जो ओसी है वह है एल कोस थीटा, यह आ गया आपका एल कोस थीटा। अब देखो ये पहले हमने ये ट्रायंगल लिया था, ये ट्रायंगल लेके बीसी का और ओसी का मान निकाल लिया, और अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ले लेते हैं ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, कि ट्रायंगल ओ बी सी से, ठीक है ना, ओ बी सी से, वैसे मैंने ट्रायंगल बना दिया है तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल बी सी पी, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल बी सी पी से। अब इस ट्रायंगल में किस प्रकार है, तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है ना वो बना, किस प्रकार है ये ट्रायंगल, ये देखो समकोण त्रिभुज है पूरा, यहाँ पर 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री बनाऊंगा, ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री था तो 90 डिग्री, ये हो गया सी बी और पी, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा इसको इस प्रकार झुकाया हुआ है, कंफ्यूज मत होना, जहां 90 डिग्री है वो वहां पे मैं 90 डिग्री ले रहा हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री ले लिया, और जो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है ना, तो ये देखो ये यहाँ पर पूरी की पूरी R1 आ रही है, तो ये हमारे R1 हमने मान रखी थी, ठीक है, और ये लंब है, लंब हमने ज्ञात कर रखा है एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, देखो ये तो हमने ज्ञात कर रखा है, अभी लंब निकाला था ना एल साइन थीटा, यहां पर देख लो बीसी, बीसी लंब का मान आ गया था एल साइन थीटा, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, और आधार ये है आधार। अब आधार का मान कितना होगा, आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ, कि जब पूरी की पूरी दूरी आर थी, यहां से लेकर यहां तक पूरी आर थी, जिसमें से देखो ओ और सी, ओ से सी तक की तो हमने दूरी निकाल ली थी, कितनी आई थी, एल कोस थीटा आई थी ना, तो यहां पर यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या आ गई, पूरी आर थी, आर में से हमने इतनी सी दूरी एल कोस थीटा को घटा दिया, तो यहां से यहां तक की दूरी आ गई ना, जो पीसी है वो, एक बार फिर से देख लो कि यहां से ओ से लेकर पी तक की दूरी थी आर, हमने ओ से सी तक की दूरी तो एल कोस थीटा अभी निकाली, ओ से सी तक की दूरी तो एल कोस थीटा थी, तो पी और सी कितनी हो जाएगी, सी से पी तक की पूरी आर में से एल कोस थीटा घटा दी, आर माइनस एल कोस थीटा रह गई पी सी, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, ये जो दूरी है वो हमारी कितनी आ रही है, तो देखो पूरी आर थी ना, आर में से एल कोस थीटा ओ सी थी, तो
एल कोस थीटा घटा दी, जो लिख देते हैं यहाँ पर सी पी इक्वल टू आर माइनस एल कोस थीटा। अब देखो, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो समकोण त्रिभुज है ना, हमें निकालना क्या है, ध्यान दो फिर से, R1 की गणना करनी है। और इस ट्राइंगल में R1 सीधा का सीधा दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कंप्लीट R1 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही पढ़ा है। तो कर्ण है R1, R1 का स्क्वायर कर दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है, R माइनस एल कोस थीटा, R माइनस एल कोस थीटा, इसका स्क्वायर कर दो। प्लस में क्या है, तो प्लस में लंब स्क्वायर है। आप बताओगे कि लंब है कितना, लंब कितना है, L साइन थीटा, L साइन थीटा। इस ट्राइंगल से ऐसे कंफ्यूजन होना कि यहाँ पर तो ये आधार होगा, हमने यहाँ पर देखो इस थीटा के सामने की भुजा ये क्या है, लंब है ना, तो इसी प्रकार लिया है, ठीक है ना। डायग्राम हमने इस प्रकार था तो इस प्रकार बना दिया। इसका स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया ना क्लियर तरीके से? तो आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, या भूल गए आप? याद है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। और दूसरा आपने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूले पढ़ते हो ना आप मैथ में। तो इसी का हम इस्तेमाल यहां कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं इस फॉर्मूले को मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, ठीक है ना। ये आप देख लेना, मैं यहाँ पर अब मिटा रहा हूं इसे और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। R1 का स्क्वायर, हमें गणना R1 की करनी है सबसे पहले, तो मैंने R1 स्क्वायर हमें मिल रहा है, सोल्व करते हैं। a स्क्वायर तो R स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो माइनस 2RL कोस थीटा प्लस में एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया क्लियर तरीके से? अब देखो R1 स्क्वायर बराबर, ये तो हो गया R स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म में देखो आप एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं एल स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लूं? एल स्क्वायर कॉमन लेते ही क्या रहेगा, देखो यहाँ पर फिर से लिख कर बता देता हूं कि मैंने एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर रह गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस टर्म को और इस टर्म को मिलाकर मैं केवल और केवल एल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। ये जो पूरी टर्म है इसमें मैंने एल स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर कॉमन लेते ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एल स्क्वायर माइनस 2RL कोस थीटा। क्लियर हो गया यहां तक? बिल्कुल इजी वे में, आसान तरीके से। बड़ी डेरिवेशन है लेकिन धीरे धीरे समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब जो R दूरी है, जो हमने O बिंदु से लेकर P बिंदु तक की दूरी ली है R, वो तो क्या है, वो है बहुत बड़ी, ठीक है ना। R है वह तो है बहुत बड़ी, किसकी तुलना में, L की तुलना में। क्योंकि द्विध्रुव होता क्या है, वही तो होता है जो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो। तो ये जो दूरी है ना L, वो इस R की तुलना में बहुत ही कम है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो R स्क्वायर है वो भी क्या हो जाएगा, L स्क्वायर
से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लिख ये सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसको लगभग लगभग इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये आर स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि एल है अत्यंत अल्प है तो इसे हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2RL कोस थीटा। अब देखो पावर 2 है ना, तो पावर 2 है, इसका हम डायरेक्ट अंडर रूट नहीं लगाते हैं, पहले यहाँ पर आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर पहले आर स्क्वायर को कॉमन लेता हूं। आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो क्या रहा, 1 माइनस 2L अपॉन आर कोस थीटा। ये कैसे रहा आपको पता है क्या, आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, कॉमन लिया तो आप ऐसे याद रख लो, दोनों टर्म में आर स्क्वायर का भाग लगाना है। जब आर स्क्वायर भाग लोगे ना, तो इसमें भी आर स्क्वायर का भाग लगाया एक बार और इसमें आर स्क्वायर का भाग लगाओगे तो केवल केवल एक बार आर आ गया। अब देखो अब हम आगे सोल्व करते हैं। आपने द्विपद प्रमेय पढ़ी होगी, पढ़ी है क्या, नहीं पढ़ी है, अब पढ़ना होगा। मैथ में आप पढ़ते हो, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो। तो R1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर 1 माइनस 2L अपॉन R कोस थीटा, ये है ना। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर है, इसको यहां से हटाते तो क्या लगाते हैं हम, स्क्वायर हटाते तो अंडर रूट लगाते ना, जैसे कोई एक्स है तो इस पर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हटाने पर क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब है हम यहाँ पर पावर आधी लगा सकते हैं, ना। इसी प्रकार मैं ये आर स्क्वायर हटा के और इस पर पावर लगा रहा हूं आधी। देखो यहां से आर स्क्वायर हटा दिया मैंने, तो इस पे भी पावर आधी लगेगी और ये जो आर स्क्वायर है इस पे भी क्या लगेगी, पावर आधी लगेगी। तो ये आर स्क्वायर ऑलरेडी था, इसकी पावर आधी लगेगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल आर ही रह जाएगा। समझ में आ गया यहां तक। अब देखो ये मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो आपने पढ़ा होगा मैथ में, क्या पढ़ा है, जो द्विपद प्रमेय से लिखो, यहां पर लिख लो द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय में पढ़ते हो ना आप, 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो हम लिख देते हैं 1 प्लस nx, यानी कि माइनस हो तो उसमें भी क्या कर देते हैं, पावर को आगे लेकर आते हैं। इसी प्रकार में यहां पर भी मैं क्या करता हूं, द्विपद प्रमेय से R1 इज इक्वल टू आर कोष्टक पावर को 1 को है जैसे कि जैसे माइनस 2L अपॉन तो R है, कोस थीटा भी है, लेकिन ये जो पावर है उसको n को x के आगे लेकर आते हैं, यानी कि इस पावर को है जैसे कि जैसे आप 1/2 से यहां पर गुणा करवा दो। 1 प्लस एक्स की पावर n पढ़ा होगा आपने, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो आप लिख दो 1 प्लस nx, माइनस हो तो माइनस लगा देते, यानी कि पावर को इससे मल्टीप्लाई करवाते हो ना। इसी प्रकार इस पावर को मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते ही हमारे ये आ गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R कोष्टक, अब देखो इस R को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, R माइनस L कोस थीटा अपॉन में R आ गया। क्या आपको समझ में आ गया। मैं देखो इस R से इस R को कैंसिल भी कर सकता हूं, तो हमारे R1 का मान क्या आ जाएगा, R माइनस L कोस थीटा आ गया ना हमारे R1 का मान। क्या हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या, लेकिन आप 1-2 बार करोगे ना तो बड़ा आसान है कि बिल्कुल। यहां तक एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, फिर मैं R1 का मान निकालना हुआ है और R2 का मान हमें डायरेक्ट रखना होगा, तो R2 का मान रख के और यहां से
सोल्व कर देंगे। एक बार फिर से R1 की गणना कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देख क्या रखा था कि निकालना था द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो सबसे पहले हमने द्विध्रुव बना लिया। इसका सेंटर से R दूरी पर बिंदु P था। इस P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी थी। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश से ये दूरी हमने मान ली R1 थी। इस आवेश से हमने दूरी मान ली R2 दूरी है। और उसके बाद हमने R1 की गणना करनी थी। दोनों के कारण विभव निकालकर और जोड़ देंगे तो P पर विभव आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने V = V1 + V2 लिख दिया कि इस आवेश के कारण दोनों के कारण विभव निकालकर और हम उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास विभव आ जाएगा बिंदु P पर। इस आवेश के कारण निकाली तो हमें R1 चाहिए था और इस आवेश के कारण निकाली तो R2 चाहिए था। तो सबसे पहले हमने R1 की गणना की। R1 की गणना करने के लिए सबसे पहले यहां से लंब डालकर ये ट्राइंगल ले लिया, जिससे ये लंब आ गया हमारे BC और OC का मान निकाल लिया। BC और OC का मान निकालने के बाद क्या किया, BC और OC का मान निकालने के बाद हमने ले लिया ये दूसरा ट्राइंगल, क्योंकि हमें तो R1 हमारा टारगेट यही है कि हमारे सबसे पहले R1 की गणना हो जाए। तो R1 तो यहां आता है, इसीलिए हमने ये ट्राइंगल ले लिया B, C और P। इसमें सीधी पाइथागोरस प्रमेय लग रही थी क्योंकि समकोण त्रिभुज है ये। तो कर्ण स्क्वायर बराबर RR स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जैसे ही मैंने सोल्व किया तो मेरे R1 का मान आ गया R - L cos थीटा। अब हम निकालते हैं R2। तो ये मैं एक बार मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले हो तो ले सकते हो। अब देखो यहां पर R1 का मान तो आ गया। अब हम R2 का मान निकाल लेते हैं। R2 का मान हमें इतना डिटेल में करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में R1 की गणना करके और R2 का मान सीधा रख देना है, क्योंकि ऐसे तो R2 की भी गणना इतनी बड़ी करेंगे ना तो टाइम कितना लग जाता है। ये तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में हो जाएगा कि हाँ ये सर्वस्वी का लगानी है और इस प्रकार करना है और R1 का मान ये आ जाएगा। इसी प्रकार R1 की गणना तो कर देना है, लेकिन जो R2 की गणना है ना उसके लिए आपको सीधा मान ही रखना है। अब ये कंप्लीट आप लिख लिया और मैं यहां पर लिख देता हूं R2 की गणना। इसी प्रकार जो आपने लिखा है ना, पहले ये लिखना R1 का मान आ गया R - L cos थीटा। अब इसी प्रकार R2 क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा R + L cos थीटा। ठीक है ना। इस बार हमें कंप्लीट नहीं करनी पड़ेगी। R1 का मान R - L cos थीटा आ गया और R2 का मान R + L cos थीटा आ जाएगा। इस बार हमें कंप्लीट गणना वापस नहीं करनी है, केवल माइनस आया है वहां पर प्लस का साइन लगाना है। ये आया कैसे, हम सोचे ऐसा ही लगता है ना ये कैसे आया। तो सबसे पहले देखोगे जैसे हमने यहां से लंब डालकर और फिर ये ट्राइंगल लेके सोल्व किया था, इसी प्रकार देखो इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं हम इस प्रकार और इस भुजा को यहां पर इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर भी एक ट्राइंगल बनता है। यहां पर जो ट्राइंगल बनता है तो इसका नाम दे देते हैं, क्यू नहीं दिया ना तो क्यू। ये जो ए क्यू और ओ, इस ट्राइंगल को सोल्व करते हो ना आप और फिर ये पूरा ट्राइंगल लेते हो, जैसे दो ट्राइंगल लिए थे इसी प्रकार इसमें ये ट्राइंगल फिर ये पूरा ट्राइंगल लेकर सोल्व करते हो, तब आता है आपके R2 R + L cos थीटा। केवल और केवल माइनस के स्थान पर प्लस आएगा। और यहां पर लिखना चाहो तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो L sin थीटा आया था इसी प्रकार L sin थीटा आ जाएगा और यहाँ पर L cos थीटा आ जाएगा। आप डायग्राम एक भी बना सकते हो और डायग्राम चाहो तो दूसरा डायग्राम भी बना सकते हो। एक डायग्राम आप एग्जाम में ये भी बना सकते हो जिसमें सभी मेंशन कर दिए। अब हमारे R1 और R2 का मान तो
आ गया ना, R1 का मान आ गया ये, और R2 का मान आ गया ये। अब देखो R1 व R2 का मान तो है ही हमारे पास, R1 व R2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे R1 व R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान रख देते हैं V इक्वल टू के क्यू कोष्टक 1/R1 का मान कितना है, तो R माइनस एल कोस थीटा, और फिर माइनस का साइन, माइनस 1/R2 का मान कितना है, R प्लस एल कोस थीटा। सोल्व कर दो, V इक्वल टू के क्यू, और सोल्व कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, R प्लस एल कोस थीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस एल कोस थीटा अपोन में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, R माइनस एल कोस थीटा और R प्लस एल कोस थीटा। अब देखो V इक्वल टू के क्यू कोष्टक में, अब माइनस इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का R से प्लस का R कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का L कोस थीटा, L कोस थीटा कितना हो गया, 2L कोस थीटा, और अपोन में यहां पर लिख दो A प्लस बी, और A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो A प्लस बी और A माइनस बी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो कि जो R है वह बड़ा है किससे, L की तुलना में। L द्विध्रुव है, उसकी लंबाई तो स्मॉल l है, लेकिन जो हमने बिंदु लिया ना R, वो काफी बड़ा है L की तुलना में, इसीलिए R स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, L स्क्वायर से बड़ा ही हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं केवल R स्क्वायर, इस पूरे के स्थान पर केवल R स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि L को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत कम है R की तुलना में, इसीलिए। अब देखो 2L इंटू क्यू, याद करो मैंने बताया था आपको 2L इंटू क्यू क्या होता है, P होता है ना द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहां पर लिख दो V इक्वल टू के, इस 2L को देखो, इस Q को, इस 2L को लिख दो P, तो यहां पर आ जाएगा KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया आपका द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला, V इक्वल टू KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। याद रह जाएगा ना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो और भी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके 2 पॉइंट और लिखवा देता हूं यहां पर मैं आपको, कि आपको पूछ ले अक्षीय बिंदु पर विभव, अक्षीय बिंदु पर विभव, V अक्षीय क्या हो जाएगा, तो अक्षीय के लिए थीटा या तो लोगो आप 0 डिग्री, या तो क्या होगा थीटा 0 डिग्री, या होगा थीटा 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हो तो कोस 0 का मान यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है ना, कोस 0 का मान 1 होता है, तो KP अपॉन R स्क्वायर। थीटा बराबर 180 डिग्री लोगे तो कोस 180 का मान माइनस का 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का KP अपॉन R स्क्वायर, इसीलिए आप सीधा लिख सकते हो प्लस माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। अब पूछ लिया आपसे V निरक्षीय बिंदु पर विभव, तो निरक्षीय बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, निरक्षीय बिंदु पर विभव हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री रख दो, कोस 90 का मान कितना होता है, याद करो कोस 90 0, तो V निरक्षीय हो जाता है 0। आई थिंक आपको द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कंप्लीट डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा,
और इसका ये जो फॉर्मूला है ना वो आपको ध्यान में रखना, v इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यदि आपको पूरी क्लास समझ में आई है अच्छे से तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।